नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं राजेंद्र देव और एक बड़ी खबर और इसी के साथ बात की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के तबादले की खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर के डीएम चंद्रभूषण सिंह का तबादला कर दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त बनाए गए हैं चंद्रभूषण सिंह। अभी तक मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी थे, अब नियुक्त किए गए हैं अपर परिवहन आयुक्त। इसी तरह से अरविंद मलप्पा बंगारी मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं और जैत्रा भी एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ नियुक्त की गई है। 3 आईएएस अफसरों के तबादले और तीनों महत्वपूर्ण ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह बनाए गए हैं अपर परिवहन आयुक्त। उनकी जगह अरविंद मलप्पा बंगारी मुजफ्फरनगर के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जैत्रा भी नियुक्त की गई है एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की। ये 3 नियुक्तियां और 3 ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, देश के बड़े पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखा है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों के यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पहलवान 1.5 घंटे के मौन व्रत पर हैं और वहीं इस मामले में खेल मंत्रालय ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी कर दिया है और 72 घंटे के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह से जवाब मांगा है खेल मंत्रालय ने। ये देखिए आप, जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं कुश्ती के, जंतर मंतर पर उनका धरना जारी। उनकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से। और आरोप बहुत गंभीर, आरोप बहुत संगीन। यहां तक कि इनकी धरने के बाद खेल मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि बीजेपी एमपी भी हैं, और 72 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया इन तमाम आरोपों पर। प्रदर्शन इस बीच में जंतर मंतर पर इन कुश्ती खिलाड़ियों का जारी, जिसमें विनेश फोगाट एक बड़ा चेहरा आप देख सकते हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रही और बहुत गंभीर आरोप। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट, यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई आई है। कह रहे हैं 1 सप्ताह तक मैं इनके लिए अच्छा था, हमारे कामकाज की तारीफ होती थी। ओलंपिक के बाद इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तबीयत ठीक हो जाती है और सभी सरकारी योजनाओं का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। ये सफाई है ब्रजभूषण शरण सिंह की। सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में कहते हैं कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। 1 सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे। अभी 1 सप्ताह पहले ही यह यहाँ पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कि जितने वहां पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये जवाब था ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो अभी आपने देखा। वो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले तक मैं इनके लिए अच्छा था। और एक बड़ी अपडेट, पॉलिटिकल अपडेट, सपा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का बहुत जल्द ऐलान होगा और शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें सपा की कार्यकारिणी के लिए नामों पर मंथन जारी है। कार्यकारिणी में कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं और बसपा छोड़कर सपा में आने वालों को मौका मिल सकता है। इस कार्यकारिणी, सपा कार्यकारिणी के लिए नामों पर समाजवादी पार्टी का मंथन जारी है। शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा हमारे पास महत्वपूर्ण इनपुट। और जो लोग बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी मौका मिल सकता है इस कार्यकारिणी में। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं इस मिशन कायाकल्प के बारे में समाजवादी पार्टी के। तो सपा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का बहुत जल्द ऐलान होगा। शिवपाल यादव को इसमें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी जानकारी हमारे पास है।
और सपा की कार्यकारिणी के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। कार्यकारिणी में कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं और उन चेहरों को अवसर मिल सकता है जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जातीय जनाधार वाले चेहरों को विशेष तवज्जो मिलेगी। कार्यकारिणी में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। महासचिव और सचिवों की संख्या में इजाफा हो सकता है। महासचिव और सचिव बढ़ाए जा सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण बात, महिलाओं की संख्या प्रदेश कार्यकारिणी में बढ़ाई जा सकती है। तो जातीय जनाधार जिनका है उनको अवसर मिलेगा, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। बीएसपी से जो लोग स्विच करके समाजवादी पार्टी में आए हैं उनकी तादाद बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। और बलिया में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी एक होकर निकलेंगे तो फिर लंका जलेगी। सरकार पर झूठे मुकदमे लिखे जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इसी तरह से उत्पीड़न चलेगा तो हम मोमबत्तियां लेकर नहीं चलेंगे। झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी एक होकर निकलेंगे तो फिर लंका जलेगी। तो मैंने ये कहा है कि देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जलेगी ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। आक्रामक तेवर शिवपाल सिंह यादव के। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। बसपा का आजाद समाज पार्टी में सेंधमारी का भी प्लान है। जी, आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को अपने पाले में लाने की रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने कोऑर्डिनेटर भी लगाए। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने को तैयार है और यह बड़ी खबर और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की और लोकसभा चुनाव की तैयारी में यह एक बड़ा स्टेप होगा बहुजन समाज पार्टी का। कैसे, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है। बसपा का आजाद समाज पार्टी में सेंधमारी का प्लान है। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को अपने पाले में लाने की रणनीति है बीएसपी की और सेंध लगाने के लिए बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर्स भी लगा दिए हैं। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने की भी तैयारी है। आजाद समाज पार्टी के युवाओं को बसपा में लाकर बूथ कमेटी को तैयार करने का प्लान है, उसमें उनको भागीदारी देने का प्लान है और इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का प्लान है। एक और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताएं और उससे जुड़े बिंदु बताएं, क्यों बसपा की चिंता बढ़ी है आपको यह बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ बड़ी संख्या में दलित युवा जुड़ रहे हैं और यह चिंता का कारण है। आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार ने भी बसपा की चिंता बढ़ा दी है, हमने देखा है पिछले दिनों। आजाद समाज पार्टी पश्चिम के कई जिलों में बसपा का समीकरण बिगाड़ सकती है, जहां पर कभी बसपा बहुत मजबूत होती थी और बसपा के लिए सबसे मजबूत वोट बैंक युवा ही रहा है। युवाओं के सहारे ही बसपा 4 बार सत्ता में आई है। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर के साथ युवाओं का जुड़ाव दिखाई दिया, परिणाम में भी दिखाई दिया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के साथ आने से वहां का युवा प्रभावित हुआ। दलित और पिछड़े वर्ग का युवा जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की वजह से बसपा से खिसका है, इनकी ओर गया है और खतौली उपचुनाव परिणामों ने इसको सिद्ध किया है और यही चिंता का कारण बहुजन समाज पार्टी का। और इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। जनता भाजपा से त्रस्त है, ये कहते हैं अखिलेश यादव। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का बोर्ड लगवा देना चाहिए, कह रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग से हो जाएगा। यह हमला किया है अखिलेश यादव ने।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बड़ा हमला बोला है। ट्वीट करके लिखते हैं, भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगाने से हो जाता है और इसीलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। यह ट्वीट अखिलेश यादव का और यह आक्रामक तेवर उनके। ट्वीट का कंटेंट फिर से आप पढ़िए। भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगवाने से हो जाएगा। ये पहली लाइन है उनके ट्वीट की और इसीलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है, तंज भी और आक्रमण भी। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर काउंटर अटैक किया है। अखिलेश यादव के अहंकार का जवाब जनता दे चुकी है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। 2014, 2017, 2019 और 2022 में अखिलेश को जनता ने जवाब दिया है। तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, ये भी उनका बयान है। जनता कमल खिलाकर फिर से अखिलेश को जवाब देगी। तेलंगाना में भी कमल सरकार मोदी मैजिक के प्रभाव से 2024 से पहले बन जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के अहंकार का जवाब 2014, 17, 19 और 22 में यूपी की जनता दे चुकी है। फिर भी तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। जनता कमल खिलाकर फिर से जवाब देगी और तेलंगाना में भी कमल की सरकार मोदी मैजिक के प्रभाव से 2024 के पहले बन जाएगी। ट्वीट आप पढ़ पा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला बोला केशव प्रसाद मौर्य ने। और इधर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। आज वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर काशी में मौजूद रहेंगे। भाजपा का यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की सभा है। आज काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो क्षेत्र है पूरा पूर्वांचल का, वाराणसी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या हो, इस पर निश्चित रूप से उनका ध्यान होगा, उनकी नजर होगी। मुख्यमंत्री भी काशी में रहेंगे और कल वो जनसभा करेंगे गाजीपुर में, उस गाजीपुर में जहां की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने गंवा दी समाजवादी पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में। आइए आपको बताते हैं कि गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 7 विधानसभा सीटें हार गई थी। सपा और सुभाषपा के प्रत्याशी बड़े अंतर से यहां पर चुनाव जीत गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी को हार ही मिली थी। मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने हरा दिया था, बीएसपी के अफजाल अंसारी ने। लोकसभा में 1,20,956 वोटों से हार मिली थी बीजेपी को और पूर्वांचल में जीत मिलने से ही मिशन 80 पूरा हो सकेगा। इसीलिए जेपी नड्डा आज काशी पहुंच रहे हैं, कल गाजीपुर में जनसभा करेंगे और यही वजह है कि इतना ध्यान उनका पूर्वांचल के इस हिस्से पर और खासकर गाजीपुर पर, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात मिली थी। लोकसभा में सपा और बसपा के कोएलिशन से वो हार गए और विधानसभा में सपा और सुभाषपा के कोएलिशन से हार गए। जेपी नड्डा कल वहीं पर जनसभा करने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट, शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का सहयोग मांगा जाएगा। समर्थन मांगने में पार्टी कोई परहेज नहीं करेगी और पार्टी का मानना है कि मोदी योगी सरकार ने काम किया है, बिना भेदभाव के योजनाओं का सभी को लाभ मिला है और लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भी हैं। भाजपा ऐसे में उनसे चुनाव में सहयोग और समर्थन मांगेगी। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नजर सीबीएसई के वोटर्स पर भी है। शिक्षक एमएलसी चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए भाजपा एक रणनीति पर काम कर रही है। सहयोग सबसे मांगा जाएगा, समर्थन सबसे मांगा जाएगा।
अभी जो मंत्र भी यही दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को, और तत्काल इसको इंप्लीमेंट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में। वक्त आ गया आप सभी का आभार व्यक्त करने का, आप सभी को धन्यवाद कहने का, इसलिए क्योंकि मार्क रेटिंग में एबीपी गंगा इस हफ्ते भी नंबर 1 की पायदान पर काबिज है, और यह सब आपके स्नेह और समर्थन की वजह से संभव हुआ है। लगातार एबीपी गंगा को आपने नंबर 1 की पायदान पर बिठाए रखा है, बनाए रखा है। हमने प्रयास किया कि आप तक हर खबर पहुंचाई जाए, हमने प्रयास किया कि कोई खबर आपसे न छूटे, हमने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा कोई भी घटनाक्रम आपके सामने पूरे विस्तार में रखा जाए, और इसको आप सभी ने समर्थन दिया है, इसको आप सभी ने स्नेह दिया है, और नतीजा ये कि मार्क की रेटिंग में एबीपी गंगा लगातार नंबर 1 की पायदान पर काबिज है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, बहुत आभार आप सभी का, क्योंकि आपने लगातार ये प्रेम और स्नेह एबीपी गंगा को दिया है। नतीजा नंबर 1 की पोजीशन पर एबीपी गंगा इस हफ्ते भी काबिज मार्क रेटिंग में। बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सभी दर्शकों का, विशेषकर यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का, जिन्होंने असीम स्नेह दिया है, लगातार दिया है, मुसलसल आपने जो एबीपी गंगा को समर्थन दिया है अपना, उसके लिए ढेरों आपको धन्यवाद और आभार। इस हफ्ते भी ये अपडेट भी है, इस हफ्ते मार्क रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है, नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है, और यह सिद्ध होता है कि यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा दर्शकों की पहली पसंद है। दर्शकों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को लगातार देखा है, खबरों के प्रस्तुतिकरण को लगातार सराहा है, उसको समर्थन दिया है, और वो लगातार मार्क की रेटिंग में दिखता है, नजर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ की बात करते हैं। असुरक्षित भवनों को गिराने का काम वहां पर चल रहा है। आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को गिराया जा रहा है। प्रशासन बुलडोजर के जरिए गेस्ट हाउस को गिराने का काम कर रहा है, और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद ये किया जा रहा है। इसके बाद अब इस 2 मंजिला भवन को जमींदोज करने का काम इस वक्त जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवान भी वहां पर तैनात हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है, और सबसे पहले एबीपी गंगा पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं कि बड़ी जेसीबी से इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी दरारें आ गई थी। एक तरफ इसका हिस्सा झुक गया था, यानी एक खतरा बना हुआ था कि आखिरकार ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का करीब 1/3 हिस्सा तोड़ दिया गया है, और आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले यहाँ के आसपास के जो घर थे उन वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। यानी आसपास ये पूरी आवासीय कॉलोनी है, उसके इसी परिसर में ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, और बड़ी बड़ी दरारें इसमें थी। पूरी तरीके से एक साइड को ये पूरा भवन झुक गया था। आगे बढ़ते हैं। आगरा में आज द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। मैराथन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज से शुरू होकर मैराथन एकलव्य स्टेडियम पर मैराथन का आयोजन किया गया है, और इसमें G20 की मेजबानी को लेकर भी संदेश दिया जाएगा। ओलंपियन और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। और इससे पहले कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़े, उसका वर्चुअल उद्घाटन किया, और इस मौके पर सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। यहां पर प्रधानमंत्री ने सांसद खेल कुंभ में आए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। सांसद खेल महाकुंभ का बस्ती में आगाज हुआ, दूसरा संस्करण उसका, और सीएम योगी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर, और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई।
बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आखिर इस सांसद खेल महाकुंभ का? आज प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस खेल का उद्घाटन कर दिया है। कितने दिनों तक चलेगा? पूरा इसकी रूपरेखा क्या तैयार हुई? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खेल महाकुंभ का शुभारंभ गुजरात में करवाया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से सांसद खेल महाकुंभ का आप लोग आयोजन करिए। 2021 में मैंने आयोजन किया था। उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय हमने प्रयास किया कि हमारे अधिकांश खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं वो शामिल हों, लेकिन जिले स्तर पर किए थे तो तमाम ऐसे गाँव के खिलाड़ी छूट गए थे। इस नाते इस साल हमने ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित किया। 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार की अन्य गतिविधियां, जिसमें 5 प्रकार के खेल ब्लॉक स्तर पर और 2 प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सारी प्रतियोगिताओं में 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख के आसपास खिलाड़ी भाग लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।